Hello everyone, good evening. So I welcome you in this session of essays और आज का जो हमारा essay होगा बहुत ही important topic है which is very vital, very essential for any examination. कोई भी एग्जाम आप आज के टाइम पर आप बैठिए देने तो आपको ग्लोबल वार्मिंग से जरूर सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में हम कोशिश करेंगे हम दो टॉपिक को कवर करने की। एक हो गया ग्लोबल वार्मिंग और दूसरा टॉपिक है हमारा क्लाइमेट चेंज। तो दोनों इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं, दोनों को हम बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और आपके माइंड के अंदर कहने का मतलब जो है वो पॉइंट्स को सेट करने के लिए कोशिश करेंगे ताकि जो आप बहुत ही अच्छा इससे जो है या फिर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देख सकते हैं ताकि आप मेंस में बहुत ही अच्छा आंसर लिख सकें। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन और लेट्स सी कि होता क्या है ग्लोबल वार्मिंग। तो सबसे पहले जो है हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे कि जिसपे हम पैराग्राफ जो है वो फ्रेम करेंगे। तो सबसे पहले भूमिका कहने का मतलब भूमिका बनाएंगे कि क्या है ग्लोबल वार्मिंग जो है उसकी भूमिका को समझेंगे। फिर भयावह होती ग्लोबल वार्मिंग की समस्या। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है ये एक दुनिया की अभी सबसे बड़ी समस्याओं में से एक समस्या जो है वो है ग्लोबल वार्मिंग। क्यों पैदा हुई ग्लोबल वार्मिंग की समस्या? तो भयावह होती ग्लोबल वार्मिंग की समस्या और फिर उसके बाद क्यों पैदा हुई ग्लोबल वार्मिंग की समस्या। क्या है ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग को क्या चीज है इसको समझेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणाम क्या हैं। उसके बाद जो है ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण की वैश्विक पहले, कहने का मतलब पूरी दुनिया जो है इसको कैसे टैकल कर रही है या फिर क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं ताकि ग्लोबल वार्मिंग को टैकल किया जाए। ताप वृद्धि के निवारक उपाय। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं और फिर उसके बाद फाइनल कंक्लूजन। तो मानव ही नहीं संपूर्ण भूमंडल के ऊपर वर्तमान में जो खतरे मंडरा रहे हैं उनमें से एक जलवायु परिवर्तन है। तो मानव ही नहीं कहने का मतलब अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन पूरे धरती के ऊपर जो सबसे प्रमुख क्या बोल सकते हैं खतरे जो हैं उनमें से एक है कौन सा? जलवायु परिवर्तन मतलब क्लाइमेट चेंज। तो जलवायु परिवर्तन एक ऐसी समस्या है जो पर्यावरण संबंधी प्रायः सभी समस्याओं का मूल स्रोत है। तो जो क्लाइमेट चेंज है ये सभी पर्यावरण संबंधी समस्याओं का क्या है? मूल है, स्रोत है। इस समस्या की गंभीरता पर संपूर्ण विश्व का ध्यान आकर्षित करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव वान की मून, तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि वान की मून जो है ये यूनाइटेड नेशंस के हेड जो थे वो कब थे और अभी कौन है। तो इन्होंने पेरिस सम्मेलन में कहा था कि वैश्विक जलवायु की सुरक्षा किसी देश विशेष की समस्या नहीं है। तो वान की मून ने पेरिस सम्मेलन में कहा था कि जो वैश्विक जलवायु या फिर जो ग्लोबल क्लाइमेट की जो सुरक्षा है वो किसी एक देश की समस्या नहीं है, ये पूरे विश्व की समस्या है और इसके लिए साझा रणनीति अपनाने की जरूरत है। तो कहने का मतलब इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए कोई एक देश जो है वो नहीं कर सकता, इसको पूरी दुनिया को मिल करके एक साथ इसके साथ लड़ना पड़ेगा और इसको क्या बोल सकते हैं इरेडिकेट करना पड़ेगा। वस्तुतः जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ओजोन छिद्र का विस्तार जो है ये हो रहा है। तो जो क्लाइमेट चेंज है इसी क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ओजोन होल्स जो है एंटार्क्टिका के ऊपर जो देखे गए हैं और पूरे वर्ल्ड में जो ओजोन होल्स जो हैं वो देखे गए हैं वो क्लाइमेट चेंज की वजह से ही हो रहा है तथा भूमंडलीय तापमान में लगातार वृद्धि से हो रहा है। तो कहने का मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से जो हमारा पूरा का पूरा जो एटमॉस्फेयर है उसके गर्म होने के कारण ये क्लाइमेट चेंज हमको देखने को मिल रहा है और इस क्लाइमेट चेंज होने की वजह से कई तरीके की समस्याएं जैसे ओजोन होल जो है वो हमको देखने मिल रहा है। ये कोटेशन जो है ये देखिए, विश्वव्यापी ताप वृद्धि का विश्व स्तर
पर सामना करते हुए 141 देशों के बीच हुआ क्योटो प्रोटोकॉल जो है, ये जापान में है शहर क्योटो प्रोटोकॉल, और ये समझौता जो है ये 16 फरवरी 2005 से ये लागू हो गया है। इंडिया भी जो है ये भी इसका सिग्नेटरी है। भूमंडलीय तापन वास्तव में 18वीं सदी, भूमंडलीय तापन जो है ये 18th सेंचुरी की औद्योगिक क्रांति जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का परिणाम है। तो 18th सेंचुरी के अंदर जो वेस्टर्न यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, उसी की देन है ये ग्लोबल वार्मिंग। इसका श्री गणेश जो है 18वीं सदी के अंत में यूरोप से शुरू हुआ था और 19वीं सदी के पूर्वार्ध में यह पूर्व यूरोप से लेकर के अमेरिका, तो वेस्टर्न यूरोप में ये शुरू हुआ 18वीं सदी में, और 19th सेंचुरी आते आते ये पूरा का पूरा जो यूरोप है इंक्लूडिंग ईस्टर्न यूरोप एंड अमेरिका, उन सब में काफी तेजी से ये फैल गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसमें जीवाश्म ईंधन के लगातार प्रयोग से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है ये हमेशा जो है ये निरंतर बढ़ती रही। इसका सीधा परिणाम पृथ्वी की गर्माहट के रूप में आज हमारे सामने है। तो देखिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद या उसकी वजह से बहुत ज्यादा जो कोल है या फिर जो पेट्रोल है, डीजल है, कहने का मतलब जो जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ी और उसको जलाने की वजह से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये वातावरण में क्या हुई, निरंतर बढ़ती चली गई, और इसका सीधा परिणाम पृथ्वी की गर्माहट के रूप में आज हमारे सामने है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या करता है, ये ग्रीन हाउस का काम करता है। ग्रीन हाउस का मतलब जो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उनको ट्रैप करता है और उनको वापस नहीं जाने देता है अंतरिक्ष में, जिसकी वजह से जो हमारी पृथ्वी का जो वातावरण है वो क्या होता है, गर्म होता चला जाता है। तो जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा उतना ज्यादा सूर्य की जो किरणें हैं उनको अवशोषित करेगा, और अवशोषण या फिर उसके एब्जॉर्प्शन की वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो गर्म होता चला जाएगा, और गर्म होने की वजह से तमाम समस्याएं जो है हमको देखने मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो निश्चित है और वो उतनी ही होनी चाहिए, 0.03%, लेकिन उससे ज्यादा अगर एक्सीड करता है तो वो समस्या का कारण है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो भी समस्या है। कार्बन डाइऑक्साइड के ना रहने की वजह से पूरा का पूरा आइस जो है वो जम जाएगा पृथ्वी पे। तो वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी के तापमान में पिछली शताब्दी की अपेक्षा इस शताब्दी में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो चुकी है। तो जो पिछले क्या बोल सकते हैं सेंचुरीज हुआ करती थी, उस 100 सालों के समय में इतना तापमान नहीं बढ़ता था जितना पिछले 100 सालों में तापमान जो है वो बढ़ा है पृथ्वी का। पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड है अभी, और ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो पिछली शताब्दी में ये जो तापमान है 1.5 डिग्री तापमान जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस से इसकी वृद्धि हुई है। एक अन्य अनुमान के अनुसार वर्ष 2080 तक पृथ्वी के तापमान में 1 डिग्री से लेकर के 3.5 डिग्री तक की वृद्धि की संभावना है। तो अभी जो तापमान 14 डिग्री सेंटीग्रेड है ये बढ़ करके 15 डिग्री या फिर 18 डिग्री तक ये जा सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी की ताप में वृद्धि होना कोई बड़ी घटना नहीं। तो देखिए, एक्चुअल में पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो चेंज होते रहता है, वो बढ़ते घटते रहता है, वो एक क्या बोल सकते हैं वो अपने आप होता रहता है, वो एक नेचुरल फिनोमेना है। लेकिन होता क्या है कि बहुत कम समय में बहुत ज्यादा तापमान, वो भी मानवीय कारणों की वजह से अगर हो रहा है तो वो जो है एक अलार्मिंग चीज है जिसको हमें ध्यान देना चाहिए। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी की ताप में वृद्धि होना कोई बड़ी घटना नहीं है, किंतु ताप वृद्धि के साथ साथ वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों की मात्रा में वृद्धि होना अधिक हानिकारक है। तो टेम्परेचर अगर नेचुरल प्रोसेस से बढ़ रहा है तो दैट इज नॉट ए इशू, लेकिन अगर ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता है, जो परसेंटेज है 0.03 से उससे ज्यादा एक्सीड होता है, तो वो जो है हानिकारक है। गैसों की इस वृद्धि से ही आज जलवायु में परिवर्तन के लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार यदि यही स्थिति रही तो आगामी 100 वर्षों में ग्लेशियरों के पिघलने के कारण
समुद्री जल स्तर जो है ये 15 सेंटीमीटर से लेकर के 95 सेंटीमीटर तक बढ़ जाएगा। तो देखिए सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि टेम्परेचर राइज होने की वजह से जो ग्लेशियर्स हैं एंटार्क्टिका के अंदर या फिर जो पोल्स है वहां पर और पूरी तमाम दुनिया के अंदर जो भी पहाड़ियां हैं उनके ऊपर जो ग्लेशियर्स हैं वो ग्लेशियर्स पिघलते हैं और वो पिघलने की वजह से वो जो पानी है वो कहाँ जाता है, समुद्र में। और समुद्र का जो लेवल है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से जो पूरी दुनिया है वो क्या हो जाएगी, डूबने लगेगी। और तमाम जो नेचुरल फिनोमिना होते हैं या फिर जो नेचुरल कलामिटीज हैं वो या उनके आने की जो टेंडेंसी है वो काफी इंक्रीज हो जाएगी, जैसे हरिकेन हो गया, साइक्लोन हो गया, सुनामी हो गया, वोल्केनोज हो गए। तो तमाम जो ऐसी एक्टिविटीज जो है ये देखने को मिलती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो इसके परिणाम जो है ये काफी भयावह हो सकते हैं। आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व तक जलवायु क्षरण कोई समस्या नहीं थी। तो 150 साल पहले जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसी कोई चीज हुई नहीं थी, और हुई भी थी तो काफी स्लो था प्रोसेस। लेकिन आज के टाइम पे जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा भयावह हो चुकी है, क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको जलाने की टेंडेंसी काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ साथ तमाम और भी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज या इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट के तौर पर हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व तक जलवायु क्षरण की कोई समस्या नहीं थी। 1861 में पहली बार वैज्ञानिक टिडेल ने यह तथ्य उजागर किया कि वायुमंडल में जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड तथा लंबे तरंग दैर्घ्य मतलब लॉन्ग वेव्स के विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे वातावरण जो है अधिक गर्म हो जाता है। तो देखिए सूर्य से जो आने वाली शॉर्ट वेव्स हैं जब वो पृथ्वी से टकराती हैं तो वो लॉन्ग वेव्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, और वो जो लॉन्ग वेव्स जब वापस जाने लगती हैं तो उनको इन गैसों की बदौलत जो है ट्रैप कर लिया जाता है, और जिसकी वजह से जो हमारा वातावरण है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसी क्रम में 1896 में स्वीडिश वैज्ञानिक आरहेनियस ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि कोयले के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, इससे ग्रीन हाउस प्रभाव जो है बढ़ता है तथा पृथ्वी के ताप में वृद्धि होती है। 1924 में अमेरिका के भौतिकी वैज्ञानिक लोटका ने अपने अध्ययन द्वारा प्रस्तुत आंकड़े के आधार पर अनुमान लगाया कि औद्योगिक गतिविधियों के कारण आगामी 500 वर्षों में पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वर्तमान स्तर के 2 गुनी हो जाएगी। तो 1924 में ये अमेरिकी वैज्ञानिक जो है लोटका, इन्होंने बताया कि अगले 500 वर्ष में जो कार्बन डाइऑक्साइड आज प्रेजेंट है वो तकरीबन 2 गुना हो जाएगा। और 1949 में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक ने बताया कि 1850 से लेकर के 1940 के मध्य वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में 10% तक की वृद्धि हुई है। तो पिछले 90 सालों में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक ने बताया कि 10% जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो बढ़ गई है। 1967 में सर्वप्रथम कंप्यूटर से प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि पृथ्वी की गर्माहट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो 1967 के अंदर जो रिसर्चर्स हैं वो बताते हैं कि जो हमारा जो क्लाइमेट चेंज है या फिर जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबल है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो अब बात करेंगे कि व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, क्या है ग्लोबल वार्मिंग। तो सामान्य रूप से पृथ्वी का तापमान लगभग स्थिर रहता है। हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि आज के टाइम पे जो पृथ्वी का औसत तापमान है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये सामान्य बना रहता है, और ये एवरेज है पूरी दुनिया के तापमान का। 193 देशों के टेम्परेचर को डिवाइड करना है 193 से, तो जो मीन टेम्परेचर है वो 14 डिग्री आएगा। यह स्थिति सूर्य से आने वाले ऊष्मीय विकिरण तथा पृथ्वी से परावर्तित होने वाली ऊष्मा
के मध्य संतुलन से बनती है। तो ये जो औसत तापमान है, सूर्य से आने वाले रेडिएशन और पृथ्वी द्वारा रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस का जो औसत है, उससे ये तापमान जो है निकल करके आया है। तो सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली ऊष्मा का 6% अंश वायुमंडल में परावर्तित हो जाता है। तो जो ऊष्मा है, जो सूर्य से आने वाली ऊष्मा है, उसका 6% जो अंश है वो वायुमंडल में परावर्तित हो जाता है। इसी प्रकार 27% अंश जो है ये बादलों द्वारा और तथा 2% अंश जो है पृथ्वी की सतह द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है, मतलब रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। तो एटमॉस्फेयर जो है वो 6% रिफ्लेक्ट कर देता है और बादलों के द्वारा क्या बोलते हैं, इसी प्रकार 27% अंश बादलों द्वारा और 2% जो है ये पृथ्वी जो है ये रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। इस प्रकार सौर ऊष्मा का 35% अंश जो है सीधे रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, मतलब वो वापस चला जाता है। शेष 65% में से 14% जो है वो वायुमंडलीय गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो जो बचा हुआ 65% जो हीट रेडिएशन है जो सूर्य से आ रहा है, उसका 14% जो है वो वायुमंडलीय गैसों द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। शेष 51% ऊष्मा जो है ये पृथ्वी के सतह को प्राप्त होती है। यह ऊष्मा धीरे धीरे अवरक्त विकिरण के रूप में वायुमंडल से निकल जाती है। पिछले कुछ वर्षों के अंदर अवशोषण और परावर्तन की इस प्राकृतिक भौतिक क्रिया में ऊष्मा शोषी गैसों की मात्रा में वृद्धि के कारण असंतुलन की स्थिति जो है ये बन गई है। तो देखिए, पिछले कुछ टाइम से जो गैसेस हैं जो कि एब्जॉर्ब कर लेती हैं हीट वेव्स को, उनको एब्जॉर्ब करने वाली जो गैसेस हैं वो बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से जो रेडिएटेड वेव है या फिर रेडिएटेड रेडिएशन है वो वापस नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से जो एवरेज टेम्परेचर है पृथ्वी का वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो परिणामतः पृथ्वी का वातावरण हरित गैस के रूप में ले जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड जैसे गैस पृथ्वी के वातावरण में ग्रीन हाउस प्रवाह उत्पन्न करती है। ये ऊष्मारोधी गैसें पृथ्वी की सतह के चारों ओर एक घना आवरण बना लेती हैं, जिससे धरती की सतह पर होने वाली विकिरण की जो प्रक्रिया में बाधा पड़ती है। फलतः पृथ्वी का जो तापमान है उसमें वृद्धि होने लगती है। वैज्ञानिकों द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि पिछली सदी के दौरान धरती का औसत तापमान आधा डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा है। तो देखिए, जो पिछली सदी है, पिछले 100 साल है, वहां पे जो टेम्परेचर है वो आधा डिग्री टेम्परेचर ही बढ़ा है। लेकिन अगली जो सदी आ रही है उसमें जो अनुमान है वो ये है कि 1 से लेकर के 3.5 डिग्री टेम्परेचर जो है वो बढ़ सकता है। जिस पेस से जो क्या बोल सकते हैं तापमान बढ़ रहा है, उससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि 2100 तक विश्व का जो तापमान है ये विनाशक स्थिति तक बढ़ सकता है। स्पष्टतया आगामी कुछ दशकों में हमें तापमान वृद्धि तथा ओजोन परत के क्षरण दोनों समस्याओं से जूझना पड़ा है। अब ओजोन क्षरण वो उसके प्रभावों को देखेंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये जो ओजोन क्षरण है ये भी हो रहा है। कहने का मतलब ओजोन होल्स जो है या फिर ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो रही है। तो ओजोन जो है ये ऑक्सीजन का ही एक रूप है, जिसमें 2 के स्थान पर 3 एटम्स जो होते हैं ऑक्सीजन के, मतलब O3 जो है वो फॉर्मूला होता है ओजोन का। ओजोन परत के अभाव में अथवा इसके क्षीण होने की स्थिति में जो क्या बोल सकते हैं पराबैंगनी किरणें हैं, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस पृथ्वी की सतह तक पहुंचती हैं, जो जीवधारियों से लेकर वनस्पतियों तक के लिए सभी के लिए हानिकारक होता है। तो ये जो अल्ट्रा वायलेट बी रेडिएशंस होती हैं ये काफी हानिकारक होती है, मतलब स्किन कैंसर कॉजिंग होती है। सर्वप्रथम 1960 में ओजोन लेयर डिप्लीशन की जानकारी जो है ये प्राप्त हुई थी और 1984 में वैज्ञानिकों ने दक्षिणी ध्रुव मतलब सदर्न पोल जो है उसके ऊपर 40 किलोमीटर रेडियस
वाले ओजोन लेयर या ओजोन में जो होल है उसका पता लगा, मतलब जो रेडियस है उसका कितना है, वो 40 किलोमीटर। ओजोन परत वास्तव में ट्राई ऑक्सीजन की ही एक परत होती है, मतलब O3 जो ट्राई ऑक्सीजन है उसकी परत होती है, जिसे ओजोन गैस भी कहा जाता है। ये रंगहीन होती है, किंतु द्रवित अवस्था में इसका रंग गहरा नीला होता है, मतलब लिक्विड स्टेट में ये गहरे नीले रंग की होती है। पृथ्वी की सतह के ऊपर शोभ मंडल मतलब स्ट्रेटोस्फियर के आगे समताप मंडल होता है। ओजोन मंडल समताप मंडल के निचले भाग 15 से 35 किलोमीटर के मध्य जो है स्थित होता है। तो देखिए जो ऊंचाई है, मतलब अभी जो धरती से इसकी ऊंचाई जो है ये 15 से 35 किलोमीटर के मध्य जो है स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। उसकी ऊपरी सीमा जो है ये 55 किलोमीटर तक हो सकती है। ओजोन का सर्वाधिक घनत्व 20 से 25 किलोमीटर के मध्य है। तो पृथ्वी का जो लेयर क्या बोल सकते हैं, जो सरफेस है, इससे 25 किलोमीटर ऊपर तक ये काफी डेप्थ में पाई जाती है। सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है इस परत से या तो परावर्तित हो जाती है या तो अवशोषित हो जाती है। तो देखिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ये क्या करती है, ओजोन लेयर उसको रोक लेती है, उसको अवशोषित कर देती है, और जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की जो सबसे खतरनाक रेडिएशन है उसको पृथ्वी पर आने से रोक देती है। इसके कारण ओजोन परत में तापमान की वृद्धि होती है। ओजोन परत के नीचे का भाग तापमान समान रहता है। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के ट्रैप की वजह से जो टेम्परेचर है वो क्या है, अराउंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है स्ट्रेटोस्फियर में। इस मंडल को समताप मंडल कहते हैं, समताप मंडल कहा जाता है, मतलब स्ट्रेटोस्फियर आप याद रखिए। ओजोन परत को सर्वाधिक क्षति पहुंचाने वाली गैस जो है वो कौन सी है, तो क्लोरीन गैस। तो देखिए जो कूलेंट्स होते हैं, जो कूलेंट गैसेस होती हैं, जैसे फ्रिज के अंदर और जो एसी के अंदर जो गैसेस होती हैं उनमें क्लोरीन का अच्छा रोल रहता था। तो ये जो क्लोरीन है ये बहुत ज्यादा क्या करती है, ओजोन लेयर को डिप्लीट करने में रोल रहता है इसका, किंतु यह मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। क्लोरीन जो है ये फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती है, तो अतः यह अधिक क्षति नहीं कर पाती। इस प्रकार ओजोन परत को जो सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका जो फॉर्मूला है CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये सबसे ज्यादा घातक जो गैस है जो कि ओजोन लेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो ये CFC होती है। और ये फ्रिज में और एसी के अंदर या फिर जो कूलेंट होते हैं उसके अंदर, एरोसॉल के अंदर ये प्रेजेंट रहता है। तो अब तो इसके ऊपर बैन लगा दिया गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में हुआ था उस टाइम पे इस पे बैन लगा दिया गया। तो इसके अतिरिक्त क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रस ऑक्साइड, तो ये सारी गैसेस जो हैं ये कूलेंट के तौर पर यूज होती हैं और ये ओजोन परत को हानि पहुंचाती है। अत्यंत अल्प मात्रा में उपस्थित मिथाइल क्लोराइड गैस जो है इसके लिए भी हानिकारक है। मतलब जो मिथाइल क्लोराइड गैस है ये भी खतरनाक है, किसके लिए, ओजोन गैस के लिए या ओजोन लेयर के लिए। इन गैसों की उपस्थिति में ओजोन ऑक्सीजन तथा नीसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन जो होता है, तो इन गैसों की उपस्थिति में ओजोन ऑक्सीजन तथा नेसेंट ऑक्सीजन में विभक्त हो जाता है। तो देखिए होता क्या है, ऐसे जो भी क्या बोल सकते हैं, जो डिप्लीट करने वाली गैसेस हैं उनके प्रेजेंस में ये जो O3 है ये टूट जाती है किसमें, O2 ऑक्सीजन प्लस O, और ये जो O है इसको बोलते हैं नीसेंट ऑक्सीजन या फिर नेसेंट ऑक्सीजन, जिसको नवजात ऑक्सीजन बोल रहा है, जो पुनः संयोजित नहीं हो पाती है। ओजोन के टूटने या ओजोन के कम होने की प्रक्रिया को ओजोन क्षरण या फिर ओजोन रिक्तीकरण कहते हैं या फिर ओजोन डिप्लीशन कहते हैं। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों का ओजोन क्षरण पदार्थ कहते हैं। इन पदार्थों का उपयोग रेफ्रिजरेटरों, शीतलन उपकरणों, स्वास्थ्य उत्पादों, फोम के निर्माण, उद्योग में सूक्ष्म मार्जन कार्यों, अग्निशमन प्रणालियों आदि में किया जाता है। जब ओजोन परत में ओजोन गैस का अभाव या ओजोन छिद्र के निर्माण
प्रक्षेपण यान से उत्सर्जित गैसों के द्वारा होता है, तो ऐसे ओजोन छिद्र को एरोसोल कहते हैं। तो कुल मिलाकर के ये है जो कि ओजोन होल जो है ये कैसे हो रहा है। तो ये जो तमाम गैसेस हैं ये ओजोन होल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और किस किस सेक्टर में ऐसी गैसेस का जो है प्रोडक्शन किया जाता है वो आपने देखा कि जो कूलेंट्स हैं, जो फोम इंडस्ट्री है, रेफ्रिजरेटर है, ऐसी इंडस्ट्रीज में इनका इस्तेमाल होता है। करते क्या है ये गैसेस, क्या बोल सकते हैं, ओजोन के सामने जब ये गैसेस आती हैं तो ओजोन जो है वो टूट जाती है ऑक्सीजन एंड नेसेंट ऑक्सीजन में, और इसी को बोलते हैं ओजोन डिप्लीशन। अब हम बात करेंगे वैश्विक प्रयास, कहने का मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कंट्रोल करने के लिए जो वैश्विक प्रयास हुए हैं उन पे हम बातें करेंगे। तो 1985 में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी और विश्व मौसम विज्ञान संगठन तथा अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संघ ने वैश्विक ताप वृद्धि पर सहमति बनाने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत वियना सम्मेलन, इसको याद रखिएगा कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत वियना कॉन्फ्रेंस जो है ये 1985 में शुरू हुआ। इस मुहिम के परिणाम स्वरूप 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये हुआ था, जिसे 48 देशों ने हस्ताक्षर किया। तो अभी हम लोगों ने जो देखा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, ये मॉन्ट्रियल एक शहर है कनाडा के अंदर, और वहीं पर ये मीटिंग हुई थी जिसमें ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाने वाली गैसेस के ऊपर बैन लगाया गया था। उस समय 1987 में इसको 48 देशों ने साइन किया था, लेकिन आज के टाइम पर पूरी दुनिया ने इसको साइन कर रखा है। 189 कंट्रीज जो हैं इसके सिग्नेटरी हैं कि ऐसे गैसेस का प्रोडक्शन नहीं करेंगे जो ओजोन लेयर में होल करता है। 1 जनवरी 1989 से ये जो समझौता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये लागू कर दिया गया है। तो इस प्रोटोकॉल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के उत्पादन एवं खपत में पर्यावरण कटौती तथा हेलोन गैसेस के उत्पादन एवं खपत को पूरी तरह से समाप्त करने की सहमति जो है ये दी गई है। तो देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और जो ऐसे तमाम गैसेस हैं जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करती हैं, उनकी खपत और उत्पादन दोनों को समाप्त करने की सहमति जो है ये जताई गई है। भूमंडलीय तापन के विस्तार पर लगाम कसने के लिए यह आवश्यक है कि सर्वप्रथम वायुमंडल में हानिकारक गैसेस के सांद्रण को कम किया जाए। तो देखिए, अगर ग्लोबल वार्मिंग से हमें लड़ना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें ऐसी तमाम गैसेस जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए सेफ नहीं है, अच्छी नहीं है, उनको हमको कम करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो पर्यावरण के प्रति मानव समाज के चिंतन एवं जागरूकता के कारण 1992 में दूसरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो है ये रियो डी जेनेरो में हुआ था। इस सम्मेलन को अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा इसको कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो रियो समिट है ये हुआ था 1992 में, जो कि ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरो, वहां पर, और इसको अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है। इसमें 150 से अधिक देशों ने भाग लिया था 1992 में। इस सम्मेलन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथा लाभप्रद सिद्धांत पर आम सहमति हुई थी कि शांति, विकास और पर्यावरणीय सुरक्षा एक दूसरे पर आश्रित है। तो पीस हो गया, डेवलपमेंट हो गया, और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है ये एक दूसरे पर आश्रित है। कहने का मतलब ये एक देश से नहीं होगा, ये दुनिया के सभी देशों को मिल करके इसको कंट्रोल करना होगा। कहने का मतलब अगर शांति बनाना है तो सभी को शांत रहना पड़ेगा, विकास अगर करना है तो सभी का समग्र विकास होना चाहिए, और पर्यावरण सुरक्षा जो है ये भी समग्र तरीके से ही होना चाहिए, तभी पॉसिबल है। एक देश जो है वो पेड़ लगाए और दूसरा जो है क्या बोलते हैं पॉल्यूशन फैलाए, तो फिर इस तरीके से पॉसिबल नहीं है। तो इसमें से किसी को भी स्वतंत्र रूप से देखना संभव नहीं है। यह सहमति अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप रियो नाम से 26 सिद्धांतों वाले दस्तावेज बनाए गए, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है ये विश्व के
विश्व का संयमित एवं संतुलित विकास है। तो कहने का मतलब जो रियो के अंदर 1992 में जो कॉन्फ्रेंस हुआ, अर्थ समिट हुआ है, इसके ऊपर 26 सिद्धांतों वाला एक डॉक्यूमेंट जो है ये बनाया गया है, और जिसका मुख्य उद्देश्य जो है विश्व का संयमित एवं संतुलित विकास करना है। तो कहने का मतलब एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हमको डेवलपमेंट करना है, और विच इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हालांकि इन सिद्धांतों को अपनाने हेतु कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है कि देखिए आपको बाइंड नहीं किया जाएगा, देशों को बाइंड नहीं किया जाएगा कि आपको अपना डेवलपमेंट नहीं करना है, देश को या फिर वर्ल्ड को पोल्यूट नहीं होने देना है। तो ये खुद की अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कंट्रीज की कि वो किस तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं। अगर एनवायरनमेंट प्रोटेक्टेड होगा तो दुनिया प्रोटेक्टेड रहेगी। पर बहुत से राष्ट्रों ने इसे अपनाने में अपना हित समझा तथा अपने राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों में एक प्रमुख स्थान जो है ये दिया गया है। तो इंडिया जो है इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। विश्वव्यापी ताप वृद्धि का विश्व स्तर पर सामना करने हेतु 141 देशों के बीच हुआ क्योटो जो कि जापान समझौता 16 फरवरी 2005 से लागू हो गया। ज्ञात वो है कि क्योटो में विश्व जलवायु परिवर्तन पर 1 से 11 दिसंबर 1997 को एक सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन के समापन पर जारी घोषणा अर्थात क्योटो प्रोटोकॉल में 6 गैसेस, ऐसी 6 गैसेस जो कि एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती हैं, उनके एमिशन के ऊपर रोक लगाने की बात कही गई थी। ये 6 गैसेस कौन सी हैं ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, तो मीथेन है, HFC, PFC और SF6 जो है इनके एमिशंस के ऊपर कटौती करने की बात कही गई थी। तो इसमें बोला गया था कि 1990 के स्तर पर 5.2% कटौती करने पर अमेरिका सहित 38 विकसित देशों द्वारा प्रतिबद्धता जो है ये व्यक्त की गई थी। तो देखिए एनवायरमेंटल पोल्यूशन के लिए जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है वो दुनिया की जो सबसे डेवलप्ड कंट्रीज है वही है। तो इन सभी देश जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके ऊपर इसको बाध्यकारी तौर पर लागू कराया गया था, और जो डेवलपिंग नेशन है उनके ऊपर छोड़ दिया गया था कि वो अपने डेवलपमेंट को देखते हुए इन कटौतियों को करें। तो भारत क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर के साथ साथ इसकी पुष्टि भी कर चुका है। उल्लेखनीय है कि पुष्टि के बाद भी भारत पर किसी तरीके की प्रतिबद्धता जो है ये नहीं है, और उसे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से किसी प्रकार की कटौती नहीं करनी, क्योंकि वह एक विकसित देश की सूची में नहीं आता है। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके ऊपर क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो बाध्यकारी है, लेकिन इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशन के ऊपर ये इंडिया को समझना होगा, और जो है क्या बोल सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर या फिर ऐसी गैसेस के ऊपर स्ट्रिक्ट कानून अपने डेवलपमेंट को देखते हुए बनाना है। क्योटो प्रोटोकॉल की पुष्टि से भारत का कोई फायदा, क्योटो प्रोटोकॉल की पुष्टि से भारत को कई फायदे हैं। इसमें भारत में पुनर्विनिर्माण ऊर्जा उत्पादन तथा वनीकरण योजना में निवेश होगा। इसके अलावा क्योटो प्रोटोकॉल से भारत को संतुलित विकास को मद्देनजर रखते हुए स्वच्छ प्रौद्योगिकी परियोजनाओं हेतु बाहरी सहायता भी प्राप्त होगी। तो देखिए अगर इंडिया जो है इस ग्लोबल वार्मिंग का ध्यान रखते हुए क्योटो प्रोटोकॉल को अच्छे तरीके से स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा, तो जो डेवलप्ड नेशंस हैं उस इंडिया को क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करने में क्या बोल सकते हैं हेल्प कर सकते हैं, जिससे भारत को बहुत ज्यादा जो सपोर्ट है या जो टेक्नोलॉजी है वो बाहर से आराम से मिल सकती है। ताप वृद्धि के निवारक उपाय, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए जो निवारक उपाय हैं वो भी देखना है हमको, हम देखेंगे। तो विभिन्न संधियों मतलब प्रोटोकॉल में उल्लिखित शर्तों का सभी हस्ताक्षरकर्ता देश द्वारा कड़ाई से अनुपालन ताप वृद्धि को रोकने में काफी सहायक साबित हो सकता है, किंतु इसके अतिरिक्त कई अन्य निवारक उपाय हैं जो किए जा सकते हैं।
तो देखिए, जो दुनिया भर की जो भी संधियां होती हैं वो तो एक निवारक उपाय है ही, उसके अलावा भी कई तरीके की चीजें जो है अपनाई जा सकती हैं। विभिन्न देशों की सरकारों को इन उपायों को देश की नीतियों में शामिल करना चाहिए ताकि इनका नागरिक स्तर पर अनुपालन हो सके। तो देखिए, गवर्नमेंट को या फिर जो दुनिया भर की जो गवर्नमेंट है उसको अपने इंटरनल जो योजनाएं चल रही हैं उसमें भी इनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए ताकि जो सोसाइटी लेवल पे जो चेंज है वो भी ले आया जा सके। एनवायरनमेंट के प्रति जो लोगों को सजग बनाने के लिए काम जो है वो सरकारों को करना चाहिए। और कुछ निवारक उपाय जो हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे वृक्षारोपण, एफॉरेस्टेशन। तो वृहद स्तर पर वृक्षारोपण द्वारा वैश्विक ताप वृद्धि पर काफी हद तक नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड के प्रमुख उपभोक्ता हैं। तो जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड से अपना खाना बनाते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एफॉरेस्टेशन की मदद से काफी ज्यादा कंट्रोल किया जा सकता है। वैज्ञानिक आकलनों के अनुसार 120 मिलियन हेक्टेयर का वन क्षेत्र प्रति वर्ष 780 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर सकता है। इसका सीधा आशय यह है कि यदि पृथ्वी की सतह पर वन आच्छादित क्षेत्र की वृद्धि कर दी जाए तो मानवीय क्रिया कलाप द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बड़ी मात्रा को प्राकृतिक रूप से समाप्त किया जा सकता है। तो एफॉरेस्टेशन से अच्छा सॉल्यूशन जो है वो कुछ नहीं है। अगर पेड़ लगाया जाए तो जो पेड़ हैं वो सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड को वो खुद एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और एक क्या बोल सकते हैं, एक रफ एस्टिमेट जो है 120 मिलियन हेक्टेयर अगर वन है तो 780 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण जो है वो किया जा सकता है बड़ी इजीली। बायोगैस का उपयोग का विस्तार। तो जो विकासशील देश हैं वहां पर बायोगैस का अगर यूज किया जाए तो विकासशील देशों जैसे तथा अल्प विकसित देश प्रायः खाना बनाने तथा अन्य कार्यों के लिए लकड़ी, गोबर के उपले इत्यादि का उपयोग करते हैं। इससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जो है ये काफी ज्यादा होता है। इसे बंद करके बायोगैस को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगला जो निवारक जो क्या बोल सकते हैं स्टेप है वो क्या है, सोलर एनर्जी। तो जीवाश्म ईंधन के प्रयोग की अपेक्षा सोलर एनर्जी का उपयोग पर्यावरण की दृष्टि से अधिक लाभकारी है। सूर्य एक अक्षय ऊर्जा भंडार है। विभिन्न देशों को चाहिए कि वो अपने देश में सौर ऊर्जा का उपयोग को प्रोत्साहन दें। इसका जैसे जैसे विस्तार होगा जीवाश्म ईंधन का उपयोग घटेगा। तो सोलर एनर्जी जो है ये बेस्ट सॉल्यूशन, वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस में अभी 100 देश जो है इसको ज्वाइन कर चुके हैं, आपको पता ही होगा। तो अब बात करेंगे हम भारत की स्थिति पे। तो वैश्विक ताप वृद्धि पर अंतरराष्ट्रीय चिंता में शामिल भारत ने 1992 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर जो है ये कर लिया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो अभी हमने देखा कि 1987 में किया गया था, 16 सितंबर 1987 को। इंडिया जो है उसका हस्ताक्षर करता जो है 1992 में बन गया। 1998 में देश में पर्यावरण एवं मंत्रालय द्वारा ओजोन नष्ट कारक पदार्थ विनियमन अधिनियम 1998 बनाया गया। इस अधिनियम के तहत ओजोन नष्ट करने वाले जो भी पदार्थ के उत्पादन, निर्यात, आयात पर पर्यावरण मंत्रालय से लाइसेंस जो है ये लेना आवश्यक है। ओजोन नष्ट कारक पदार्थों के उत्पादन संबंधी प्रतिक्रियाओं को समाप्त करने हेतु समय सीमा जो है ये तय की गई। भूमंडलीय तापन के विस्तार पर लगाम कसने के लिए यह आवश्यक है कि सर्वप्रथम वायुमंडल में हानिकारक गैसों के सांद्रण को कम किया जाए। हानिकारक गैसों के उत्सर्जन की मात्रा को कम करने के प्रश्न पर विकसित एवं विकासशील देशों के मध्य एक द्वंद्व की स्थिति जो है बन चुकी है। यह तय है कि औद्योगिकरण का कार्य जो है विकसित देशों में तीव्रता से हुआ है। इस प्रकार से उनकी जिम्मेदारी भी अधिक बनती है। प्रायः पिछले सभी सम्मेलनों और बैठकों में विकसित देशों ने इस जिम्मेदारी से बचने का प्रयास करते हुए विकासशील देशों को ही दोष ठहराने का कार्य किया है। तो देखिए, जो भी
जो पोल्यूशन है, जो पोल्यूशन आज के टाइम पे जो क्रिएट किया गया है, ये डेवलप्ड नेशंस की देन है। और अब जो ये बाध्यकारी चीजें या जो नियम लागू होते हैं, ये जो प्रोटोकॉल्स लागू होते हैं, इसमें बोला जाता है कि जो क्या बोल सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एमिटिंग या फिर जो पॉइजनस गैसेस हैं जो कि एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती हैं, ऐसे देशों के क्या बोल सकते हैं, एमिशन पे रोक लगाया जाए। तो जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है कि वो डेवलप जो है अब ना करें, और कहने का मतलब अपने जो कार्बन एमिशंस हैं उसको रोकें। लेकिन वो क्या करते हैं, वो कार्बन एमिशंस को जारी रखते हैं और वो रोकना चाहते हैं किसको, जो डेवलपिंग नेशंस हैं, इंडिया जैसे, चाइना जैसे। और ये जो डेवलपिंग नेशंस हैं, इनका ये कहना है कि पहले तो आपने गलत काम कर रखा है और हम कर रहे हैं तो आप हमको रोक रहे हैं। तो ये जो क्या बोल सकते हैं, रसाकसी, जो टग ऑफ वॉर चलता है डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस में, और इसकी वजह से जो पोल्यूशन है वो क्या है, दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। यह दस्तावेज में यह वास्तव में क्या है, निंदनीय है। कहने का मतलब जो टसल चल रही है डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस में, ये काफी निंदनीय है। और इन दोनों को मिल करके एक साझा तरीके से जो डेवलपमेंट का काम है वो करना चाहिए, और एनवायरनमेंट को भी संजो करके रखने का काम करना चाहिए। आज सभी देशों को अपने निजी हितों को त्याग करके वैश्विक हितों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। गर्म होती धरती से बचने के लिए यदि हमने ठोस उपाय ना किए तो संपूर्ण पृथ्वी को घातक परिणाम को, पृथ्वी के ऊपर होने वाले घातक परिणाम को झेलना होगा। तो जो अभी हमने जो ऐसे है वो देखा, वो हम लोगों ने देखा ग्लोबल वार्मिंग को देखा। नेक्स्ट ऐसे जो है वो क्लाइमेट चेंज को देखेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट ऐसे है वो भी देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो क्लाइमेट चेंज क्या है और क्या कारण है कि क्लाइमेट चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज के परिणाम क्या है, और मानवीय हस्तक्षेप और इसकी प्रकृति और प्रवाह। तो ये सारा कुछ जो है इसके अंदर हम देखेंगे। जलवायु आपातकाल क्या है ये भी देखेंगे। तो कुल मिलाकर के क्लाइमेट चेंज का जो ऐसे है उसको देखेंगे हम इस ऐसे के अंदर, जो नेक्स्ट ऐसे है हमारा। तो विचारणीय बिंदु जो है उसको देखेंगे पहले। तो क्या होता है जलवायु आपातकाल, क्या है जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन। एक वैश्विक समस्या है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम क्या है, समस्या से उबरने के लिए सम्मिलित प्रयासों की आवश्यकता और उपसंहार। तो कहा जाता है कि अति हर चीज की बुरी होती है। जेन्युइन सी बात है, किसी भी चीज की अति जो है वो काफी बुरी होती है। यह कहावत इंसानों के द्वारा पर्यावरण के गहनतम शरण पर सटीक और सही बैठती है। तो देखिए इंसानों के द्वारा जो है ये बहुत ही बुरे तरीके से अति कर दी गई है, और पर्यावरण का जो क्षरण है वो बहुत ज्यादा किया गया है, और ये अब अति हो रही है। तो पिछले 2 दशकों से मानव समुदाय द्वारा किए जा रहे पर्यावरण दोहन के गंभीर परिणाम जो है ये सामने आए हैं। इसका उदाहरण अभी हाल ही में यूरोपीय देशों जैसे ब्रिटेन और आयरलैंड में घोषित जलवायु आपातकाल है। ध्यातव्य है कि ब्रिटेन जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु आपातकाल घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो क्लाइमेट इमरजेंसी जो है, या फिर क्लाइमेट इमरजेंसी जो है ये डिक्लेयर करने वाला जो पहला देश है कौन है, तो इंग्लैंड है, और दूसरा कौन है, तो आयरलैंड। जलवायु आपातकाल जो है ये क्या है, तो अभी तक जलवायु आपातकाल की कोई सर्वमान्य परिभाषा तो सामने नहीं आई है, परंतु जलवायु आपातकाल का संदर्भ ऐसी स्थिति है जब जलवायु संकट अपने शीर्षतम चरम स्तर पर पहुंच जाए एवं उससे लड़ने हेतु त्वरित कदम उठाने अवश्यम भावी हो जाए। तो क्लाइमेट इमरजेंसी जो है, क्लाइमेट इमरजेंसी वो सिचुएशन होती है कि जो क्लाइमेट चेंज है या क्लाइमेट संकट है, जलवायु संकट है, वो अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाए और उसको कंट्रोल करना
अब अवश्यम भावी हो जाए, कहने का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो है बाकी सारे कामों को छोड़ करके पहले क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना जो है सबसे ज्यादा जरूरी हो जाए। इसी को बोल रहे हैं क्या, जलवायु आपातकाल। ध्यातव है कि इसी वर्ष 2019 में जर्मनी, नेदरलैंड एवं बेल्जियम जैसे देशों में गर्मी के सारे रिकॉर्ड जो है ये टूट गए। तो नेदरलैंड, बेल्जियम और जर्मनी जो है इनके सारे रिकॉर्ड जो है ये टूट गए हैं 2019 में, और इन देशों में तापमान 4 डिग्री के स्तर को पार कर गया। तो इन देशों में जो टेम्परेचर है वो काफी कम रहता था, अब टेम्परेचर जो है 4 डिग्री से ऊपर पहुंच गया, जो कि इनके लिए एक काफी कठिन या चैलेंज के तौर पर है। ये सारी स्थितियां जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुई हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से ही ये सारी चीजें हो रही हैं। तो क्लाइमेट चेंज को विस्तार से समझने से पूर्व यह जान लेना जरूरी होगा कि क्लाइमेट किसे कहते हैं। वस्तुतः किसी भी स्थान पर दीर्घकालीन मौसम जलवायु कहलाता है। तो लंबे समय तक जो मौसम की जो सिचुएशन होती है उसी को क्या बोलते हैं, जलवायु बोलते हैं। इसके तहत वहां लंबे समय का डेटा एकत्र किया जाता है। इसमें वायुमंडल का दबाव, तापमान, आर्द्रता, हवा की गतिविधि तथा बादलों की गतिविधि आदि का अध्ययन किया जाता है। और जलवायु के बारे में एक निश्चित धारणा विकसित की जाती है। भूगोल शास्त्रियों ने सदियों पूर्व जलवायु का अध्ययन प्रारंभ किया था। 624 से 546 ईसा पूर्व यूनानी गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थेल्स ने जलवायु विज्ञान की नींव जो है पश्चिम में रखी थी। तो अच्छा पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि 624 से 546 ईसा पूर्व मतलब बिफोर क्राइस्ट, बीसी। तो ये क्या बोल सकते हैं, ग्रीक के मैथमेटिशियन और एस्ट्रोलॉजर थे थेल्स। उन्होंने जलवायु विज्ञान मतलब क्लाइमेटोलॉजी की नींव जो है ये थेल्स के द्वारा रखी गई थी। प्रसंगवश मौसम मतलब वेदर एवं जलवायु मतलब क्लाइमेट के बीच अंतर जान लेना भी उचित होगा। मौसम और जलवायु में अंतर यह है कि मौसम रोज बदलता है, यह विभिन्न ऋतुओं में अलग अलग होता है, जबकि जलवायु जो है ये स्थिर रहती है। जलवायु परिवर्तन से आशय जलवायु में दिखने वाले बदलावों से होता है। जलवायु परिवर्तन से जो आशय है वो जलवायु में दिखने वाले बदलावों से होता है। ये बदलाव प्राकृतिक एवं मानव जनित कारणों से हो सकते हैं। तो प्रकृति भी इसमें रिस्पॉन्सिबल होती है और ह्यूमन जो एक्टिविटी है वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यह परिवर्तन 1-2 महीने या वर्ष में नहीं होती, इसे होने के लिए कई दशक या लाखों वर्ष का समय भी लग सकता है। मतलब जो क्लाइमेट चेंज है ये 1-2 दिन का प्रोसेस नहीं है, इसमें कई सदियां लग सकती हैं, लाखों साल लग जाते हैं, इसमें कई दशक लग जाते हैं। तो इसका प्रभाव वैश्विक भी हो सकता है अथवा यह क्षेत्र विशेष में भी दिख सकता है। जलवायु परिवर्तन की काली छाया सिर्फ भारत पर ही नहीं मंडरा रही है, विश्व के अनेक देश इस समस्या से जूझ रहे हैं। यही कारण है कि जलवायु परिवर्तन अब वैश्विक समस्या जो है ये बन चुका है और इसे लेकर विश्व के अनेक देश फिक्रमंद भी दिखाई दे रहे हैं। वैश्विक सम्मेलनों में जलवायु परिवर्तन का मुद्दा छाया रहता है। वर्ष 2011 के नवंबर माह में डरबन में संपन्न अंतरराष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन, तो डरबन में 2011 में अंतरराष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन में इस वैश्विक समस्या का जमकर मंथन हुआ। इससे पूर्व वर्ष 2009 में कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन में भी इस समस्या पर गंभीर विचार विमर्श हुआ। ग्लेशियरों का पिघलना, ग्लोबल वार्मिंग, अतिवृष्टि मतलब ज्यादा बारिश मतलब बहुत ज्यादा बारिश, बादल फटना, सूखा मतलब ड्राउट, सुनामी जैसी समस्याएं जो है ये क्लाइमेट चेंज का ही परिणाम है। तो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ग्लेशियर पिघलने लगते हैं काफी तेजी से, ग्लोबल वार्मिंग होती है, बहुत ज्यादा बारिश आपको देखने को मिल सकती है, एक्सट्रीम ड्राउट कंडीशन देखने को मिल सकती है, सुनामी जैसी कंडीशन आपको देखने मिल सकती है जो साइक्लोन हम देखते हैं। और ये सब का कारण जो है ये क्लाइमेट चेंज ही। इस परिप्रेक्ष्य में यह जानना जरूरी है कि जलवायु परिवर्तन है क्या।
तथा किन कारणों से जलवायु परिवर्तन की समस्या बढ़ रही है। तो जलवायु परिवर्तन क्या है और क्या कारण है कि जलवायु परिवर्तन जो है ये हो रहा है। तो आइए इस बारे में यहां हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो नेचुरल कारण, प्राकृतिक कारण में मुख्य रूप से ज्वालामुखी, महाद्वीपीय पृथक्करण, जो कहने का मतलब जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स का डाइवर्जन जो होता है वो भी एक कारण है, महासागरीय धाराएं मतलब ओशन करेंट्स आदि जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो जलवायु परिवर्तन के लिए ज्वालामुखी, जो प्लेट का जो मूवमेंट होता है वो इंपॉर्टेंट है या फिर वो भी रीजन है, और जो ओशन करेंट्स है वो भी रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज। तो कारण पे अगर हम चर्चा करें तो वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन की जो समस्या हमारे सामने आई है उसका कोई एक निश्चित कारण नहीं है। कारण जो है इसके अनेक हैं, जिसमें कुछ तो प्रकृति से जुड़े हैं, तो कुछ के लिए स्वार्थी मानव समाज जो है ये उत्तरदायी है। वस्तुतः प्राकृतिक कारणों से कहीं ज्यादा मानव जनित कारण जो है जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक संकट हमारे सामने आए हैं। पहले हम जलवायु परिवर्तन से जुड़े प्राकृतिक कारणों पर दृष्टि डालते हैं। प्राकृतिक कारणों में से मुख्य जो है ये ज्वालामुखी है, महाद्वीपीय पृथक्करण तथा महासागरीय धाराएं हैं आदि जलवायु परिवर्तन के लिए क्या है, उत्तरदायी। तो ज्वालामुखी की अगर हम बात करें तो ज्वालामुखी किस तरीके से क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको देखते हैं। तो वोल्केनो जो है इसको ज्वालामुखी कहते हैं, और भूपर्पटी की वे दरारें ज्वालामुखी कहलाती हैं जिनके अंदर से मतलब पृथ्वी के क्रस्ट के ऊपर नीचे, पृथ्वी के नीचे से कुछ चीजें जो है वो बाहर आती हैं, जैसे कि पिघले हुए चट्टान, लावा, भस्म तथा गैसें निकलती हैं। जब ज्वालामुखी फटते हैं तब अनेक प्रकार की गैसें जो है ये बाहर आती हैं, जिनमें से मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, क्लोरीन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये सारी चीजें जो है रिस्पॉन्सिबल हैं, या फिर ये सारी चीजें जो है ये वोल्केनो के फटने से बाहर आती हैं। क्या क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, क्लोरीन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी गैसेस आती हैं। इनके साथ साथ धूल के कण तथा राख आदि वायुमंडल में फैल करके जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो ये जो वोल्केनोज हैं ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर के या क्लाइमेट चेंज के लिए। ज्वालामुखी तो शांत हो जाता है, एक बार उद्गार हुआ और ज्वालामुखी शांत हो जाता है, लेकिन इनसे निकले हुए जो उद्गार हैं वो लंबे समय तक सक्रिय रहते हैं, जलवायु को प्रभावित करते रहते हैं। विस्फोट के कारण धूल और राख के कारण बहुत ऊपर तक जाते हैं और वर्षों तक वायुमंडल में विद्यमान रहकर जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब बात करेंगे महासागरीय धाराएं, जो ओशन करेंट्स हैं। तो पृथ्वी की सतह पर जो सॉल्ट वाटर है या फिर जो लवणीय जो जल है, इसका विशाल फैलाव महासागर कहलाता है। तो पृथ्वी का 70% से भी अधिक हिस्सा जो है ये जल आच्छादित है, अर्थात सागरों एवं महासागरों के रूप में है। यही कारण है कि जलवायु के निर्धारण में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। समय समय पर समुद्र अपना ताप वायुमंडल में छोड़ता रहता है। तो आपको एक लाइन में एक चीज बताऊं कि जो सन से आने वाली जो रेडिएशन है उनका बहुत ज्यादा जो हिस्सा है वो रेडिएशन समुद्र में पड़ता है, और जो समुद्र अपनी गहराइयों में उन सारे रेडिएशन को क्या करता है, होल्ड करके रखता है। और जब ठंड का मौसम आता है तो सूर्य जो है जो ओशन है वो उस गर्मी को, उस ऊष्मा को क्या करता है, रेडिएट करता है, जिससे जलवायु जो है ये प्रभावित होता है। काफी ताप जल वाष्प के रूप में धरती पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव को बढ़ाती हैं। इस प्रकार महासागरीय धाराएं भी जो हैं ये जलवायु को प्रभावित करने में योगदान देती हैं। प्राकृतिक कारण से कहीं ज्यादा मानव जनित कारण जो है ये जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है, जिस पर हम बहुत देर में ध्यान देना शुरू किया। आइए अब इन मानव जनित कारणों पर सिलसिलावार जो है गौर करते हैं।
तो अभी तक तो जो हमने देखा नेचुरल रीजंस देखे जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसके अंदर हमने देखा ओशन करेंट्स को, वोल्केनोज को। अब हम बात करेंगे ह्यूमन इंड्यूस्ड जो रीजंस है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव, तो ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण जलवायु में बदलाव देखने को मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में उतार चढ़ाव प्राकृतिक कारणों से भी होता है और मानव जनित कारणों से भी होता है। औद्योगिक क्रांति के बाद उद्योग धंधे में तेजी से के कारण जो है शहरीकरण की प्रक्रिया जो है इसमें गति आई है और इस कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वातावरण में बढ़नी शुरू हो गई है। दूसरी तरफ वनों के अंधाधुंध कटाई और दोहन के कारण पेड़ पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया भी मंद हो गई। तो पेड़ कटेंगे तो पेड़ों द्वारा अवशोषण भी कम हो जाएगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा जो है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अभी थोड़ी देर हमने पहले देखा कि पिछले 90 सालों में 10% जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो 10% बढ़ गई है और ज्यादा। स्थिति दिन ब दिन जो है ये बदतर होती चली जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं, ऐसे ही अनेक घातक गैसें प्रचुर मात्रा में वायुमंडल में पहुंचने लगी है। इसमें से जो गैसेस हैं वो कौन सी हैं? मीथेन हो गई, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई। ये सभी मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड के ग्रीन हाउस प्रभाव को क्या कर रहे हैं? बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन से जुड़ी नई चुनौतियां जो है ये पेश कर रहे हैं। तापमान बढ़ने से हरित जैव मास यानी हरियाली में भारी कमी आती है, जिससे पर्यावरण जो है इसमें असंतुलन होता है। अब देखिए जो ह्यूमन इंड्यूस्ड रीजंस हैं उसमें कृषि भी जो है एक रिस्पॉन्सिबल कारण है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हमको देखने मिल रहा है। तो क्लाइमेट चेंज में कृषि से जुड़े क्रियाकलाप ने भी योगदान दिया है। आज हम परंपरागत खेती के बजाय आधुनिक खेती की तरफ जो है हम उन्मुख हो रहे हैं और जो है केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स का अंधाधुंध प्रयोग जो है ये कृषि में कर रहे हैं। और जलमग्न चावल की जुताई से मीथेन गैस का उत्सर्जन जो है ये होता है। जो जानवर हैं जब जुगाली करते हैं तो उससे भी वातावरण में मीथेन का उत्सर्जन होता है और इससे ग्रीन हाउस प्रभाव जो है ये बढ़ता जाता है। जीवाश्म ईंधन की बात करें हम तो बहुत ज्यादा यूज होता है, जो पेट्रोल है, डीजल है, कोल है, केरोसिन है, तो ये सारी चीजें जो हैं इस्तेमाल की जाती हैं इंसानों के द्वारा और ये क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग को ये बढ़ावा देते हैं और जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। तो जीवाश्म आधारित ईंधन के दोहन से भी कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसों का उत्सर्जन बढ़ा है। इस मानव जनित उत्सर्जन से भी जलवायु परिवर्तन की समस्या जो है ये विकराल हुई है। जीवाश्म आधारित ईंधन के दहन से जहां ग्रीन हाउस गैसों का संचयन बढ़ा है, वहीं वायु एवं जल प्रदूषण भी क्या हुए हैं, बढ़े हैं। अम्लीकरण भी इसी का नतीजा है। तो जो एसिडिफिकेशन है, जो कैसे एसिड रेन जो है वो भी इसी का नतीजा है। कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जन जहां कोयले के दहन के कारण होता है, वहीं इस समय तेल का दहन जो है वायु में 30% तक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। अब बात करते हैं जो ह्यूमन इंड्यूस्ड अनदर कारण है वो क्या है, शहरीकरण और औद्योगिकरण। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। हमने शहरीकरण एवं औद्योगिकरण के नाम पर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रकृति का अंधाधुंध जो है ये दोहन किया है। एक तरफ तो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की है, तो दूसरी तरफ शहरीकरण के नाम पर वन क्षेत्रों को क्या किया है, निगल लिया है। विकास के नाम पर जो है ये इंसानों के द्वारा विनाश जो है ये हुआ है। तो इको फ्रेंडली होकर कभी विकास की तरफ ध्यान न देकर पर्यावरण से हद दर्जे की छेड़छाड़ की गई है इंसानों के द्वारा। प्रदूषण को बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन की समस्या को विकृत बनाने में योगदान किया है। इसमें विकसित देश कुछ ज्यादा ही आगे हैं। अब बात करेंगे हम दुष्परिणामों की। तो जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम
बिंदुवार हैं। तो बढ़ती गर्मी के कारण नदियां जो हैं, तालाब जो है, झील है, महासागर जो है, इन सब के जो पानी है वो तेजी से भाप बनकर के उड़ रहे हैं। इससे अतिवृष्टि मतलब बहुत ज्यादा बारिश, बाढ़ आदि समस्याएं जो है ये बढ़ रही हैं। बहुत ज्यादा गर्मी के कारण कुछ जगहों पर वायुमंडलीय दबाव अचानक कम हो जाता है, जिससे आंधी तूफान और साइक्लोन जैसे सिचुएशन जो है वो क्रिएट होते हैं। जलवायु परिवर्तन से कृषि भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। तापमान की वृद्धि के कारण पौधों में नमी का अभाव हो जाता है। अनेक फसलों की वृद्धि हेतु एक निश्चित सीमा के अंदर तापमान की आवश्यकता जो है होती है। तापमान की वृद्धि के कारण नष्ट होने लगती है। मिट्टी में पानी की जो मात्रा है ये कम होने लगती है और उनमें मौजूद कार्बनिक पदार्थों का विघटन एवं पुनर्चक्रण जो है ठीक से नहीं हो पाता। तो कुल मिलाकर के जलवायु परिवर्तन से कृषि पर जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तापमान की वृद्धि के कारण जो है पौधों की नमी जो है वो खत्म हो जाती है। अनेक फसलों की वृद्धि होने लगती है। एक निश्चित सीमा के अंदर तापमान की आवश्यकता होती है। तापमान की वृद्धि के कारण नष्ट होने लगते हैं। तो कहने का मतलब जो है बहुत ज्यादा वृद्धि होने लगेगी तो भी जो है फसल जो है वो बर्बाद होने लगेगी। मिट्टी में जो है पानी की कमी होने लगती है और कोई भी चीज जो है यहाँ जो पदार्थों का विघटन है, पुनर्चक्रण है, वो जो साइकिल है वो सब कुछ बिगड़ जाता है। अतएव सामान्य पैदावार के लिए भी अधिक खाद का उपयोग करना पड़ता है। सीमा से अधिक तापमान उत्पन्न होने पर नए प्रकार के कीड़े मकोड़े जो है ये उत्पन्न होने लगते हैं और उन पर सामान्य कीटनाशकों का प्रभाव जो है वो भी खत्म होने लगता है। उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इसके परिणाम स्वरूप जो है फसल जो है इनकी गुणवत्ता खत्म होने लगेगी। तापमान बढ़ने से हरित जैव मास यानी हरियाली में भारी कमी आती है, जिससे पर्यावरण जो है असंतुलित होता है। तापमान बढ़ने से जो पोल्स हैं उस पे जो ग्लेशियर्स हैं वो भी पिघलने लगते हैं, जिससे सागरों का जो जल स्तर है वो बढ़ने लगता है और हम लोगों ने देखा कि तकरीबन 95 सेंटीमीटर तक जो वाटर का जो लेवल है वो बढ़ सकता है। असामयिक वर्षा और सूखा की संभावना जो है ये बढ़ जाती है। तो आपने देखा होगा ये इसके इम्पैक्ट्स हमको देखने को भी मिलते हैं कि कभी भी अचानक से बारिश होने लगती है, कभी भी अचानक से सूखा पड़ने लगता है। तो ये सारी चीजें जो है ये क्लाइमेट चेंज के ही इम्पैक्ट है। ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव के कारण ओजोन की सतह में क्षति पहुंच रही है। सूर्य से आने वाली जो पैराबैंगनी किरणें हैं उनका अवशोषण जो है कम होने से अनेक प्रकार की बीमारियां जो है ये बढ़ रही हैं। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक चुनौती है। ये एक ग्लोबल क्या बोल सकते हैं समस्या है, जिससे उबरने के लिए समग्र, संतुलित एवं सम्मिलित प्रयासों की आवश्यकता है। धरती को बचाने के लिए वैश्विक पहल की आवश्यकता है। सभी देशों को साथ मिलकर के चलना होगा, फिर चाहे वो विकसित देश हो या फिर विकासशील देश हो, तभी जो है इस ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट से बचा जा सकता है, वरना तो विनाश तय है। यदि इस समस्या का समाधान हेतु वैश्विक समुदाय पर्यावरण संरक्षण के भारतीय दर्शन से प्रेरणा ले तो इसका सकारात्मक परिणाम सामने आना चाहिए। तो यदि इस समस्या के समाधान हेतु वैश्विक समुदाय पर्यावरण संरक्षण के भारतीय दर्शन से प्रेरणा ले तो सकारात्मक परिणाम जो है ये सामने आने चाहिए। तो आज का जो सेशन है ये कैसा लगा आपको, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और डेफिनेटली इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा एसेज लिखने में और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस आंसर राइटिंग में इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।